वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में। मैं अबू महमूद। तो हमने कुछ समय पहले अपनी एक बैक्टीरियल सीरीज़ चलाई थी जिसमें हम मैनी अदर बैक्टीरियाज के बारे में जान रहे थे। तो उसका हमने फर्स्ट केस जो कि है स्ट्रेप्टोकोकस का जान लिया था। फर्स्ट केस स्ट्रेप्टोकोकस पूरी तरह से हमने नहीं जाना था। इसका फर्स्ट केस में हमने इसका कुछ बेसिक जनरलाइजेशन करे थे, उसके बारे में कि होता क्या है ये वो हमने जाना था। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। आज इसकी हम पैथोजेनेसिटी और क्लासिफिकेशन आज हम इसकी जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपके अंदर थोड़ी भी उत्सुकता है तो होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी भी है उत्सुकता वगैरह, क्योंकि जानने कोई चीज़ नई चीज़ जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए हर किसी के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहले हम पैथोजेनेसिटी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस देखते हैं, ठीक है। पैथोजेनेसिटी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस देखने से क्या होती है पैथोजेनेसिटी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस? पैथोजेनेसिटी स्ट्रेप्टोकोकस होती है ये आपका बैक्टीरिया जो होते हैं ये काम कैसे करते हैं, इसकी पैथोजेनेसिटी कैसी है। पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजन से हम बोलते हैं इन्हें। तो उनकी पैथोजेनेसिटी क्या है? इन एडिशन टू स्ट्रेप्टोकोकल स्ट्रेप्टोकोकस फेरेंजाइटिस एक ये बीमारी है स्ट्रेप्टोकोकल यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस से होने वाली, फेरेंजाइटिस यानी कि फेरिंग्स आपका जो रीजन होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाना है, इसे हम स्ट्रेप थ्रोट भी बोलते हैं। ये बीमारी है। इसके अलावा बहुत सारी सर्टेन स्पीशीज़ होती हैं स्ट्रेप्टोकोकस की जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं बहुत सारी बीमारियों के लिए, जैसे पिंक आइज़ हो गया। पिंक आइज़ जिसे हम कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं, आई फ्लू भी बोलते हैं हम जिसे, जो क्या होता है आपकी आई की सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है कंजक्टिवा, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आपकी कंजक्टिवा में, तो उससे ये पिंक आई कॉज होती है। मेनिंजाइटिस आपकी ब्रेन में 3 लेयर्स होती हैं, ब्रेन की मतलब ब्रेन आपका 3 लेयर्स और आपका सबसे ऊपर क्रेनियल बोन से आपका कवर्ड रहता है चारों तरफ से। तो इन मेनिंजीस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है इन्हीं स्ट्रेप्टोकोकल स्पीशीज़ की वजह से। बैक्टीरियल निमोनिया इनकी वजह से ही होता है। एंडोकार्डाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी सबसे अंदरूनी लेयर जो होती है हार्ट की, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसे हम एंडोकार्डियम भी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, उसमें आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। एराइसिपेलस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी स्किन पर रेड पैचेस पड़ जाते हैं, लाल धब्बे आपके पड़ जाते हैं, वो आपकी एराइसिपेलस एक बीमारी है। नेक्रोटाइजिंग फिसाइटिस जो कि एक बीमारी है फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया इन्फेक्शन। ये जितने भी ऊपर आपने देखे ये फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, ठीक है। हाउएवर मैनी स्ट्रेप्टोकोकल स्पीशीज आर नॉट पैथोजेनिक। आपकी सारी की सारी स्ट्रेप्टोकोकल स्पीशीज जो है वो पैथोजेनिक नहीं होती है। आपकी बहुत सारी काफ़ी स्पीशीज़ हैं स्ट्रेप्टोकोकल स्पीशीज़ जो कि नॉन पैथोजेनिक भी होती हैं, जो कि आपकी फॉर्म करती हैं पार्ट ऑफ कमेंसल ह्यूमन माइक्रोबायोटा। कमेंसल ह्यूमन माइक्रोबायोटा क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन की स्किन या फिर सबसे मतलब एक म्यूकोजल लेयर पढ़ा होगा आपने बायोलॉजी में, म्यूकोजल लेयर, उनके अंदर ये बैक्टीरियाज नहीं जाते हैं, उसके ऊपर ही इनका काम हो जाता है। पैथोजेनिसिटी अपने ऊपर ही शो करते हैं। जैसे कि किस में हो गया? माउथ में कॉज करेंगे, स्किन, इंटेस्टाइन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्सेट्रा। ये जो हैं स्ट्रेप्टोकोकाई जो हैं, स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज़ जितनी भी हैं, ये क्या करती हैं? आपकी एक इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करती हैं इमेंटेलर चीज़ बनाने के लिए, जिसे हम स्विस चीज़ भी बोलते हैं। चीज़ आपकी बहुत टाइप की होती है, रॉकफोर्ट चीज़, कैमेम्बर्ट चीज़, और आपकी स्विस चीज़ भी उनका ही एक एग्जाम्पल है। तो ये
चीज़ बनाने के लिए भी आपका इन स्ट्रेप्टोकोकाई का उपयोग करा जाता है, स्विस चीज़ बनाने के लिए। ये एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट है इनके लिए। तो ये तो हो गई इनकी पैथोजेनिसिटी, ठीक हो गया। अब हम इनके कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि हम इन्हें कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकल स्पीशीज़ को। अगर इन केस आपको अगर अभी भी कोई डाउट है पीछे रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे सबके जवाब देता हूँ और कमेंट्स का भी वेट करता हूँ। स्पीशीज़ ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। Species of Streptococcus are classified based on their hemolytic properties. आप स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज़ को हीमोलिटिक प्रॉपर्टीज़ यानी कि उनकी हीमोलिटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हो 3 कैटेगरीज में। कौन सी? पहली है आपकी अल्फ़ा हीमोलिटिक स्पीशीज़, दूसरी बीटा हीमोलिटिक स्पीशीज़ और तीसरी गामा हीमोलिटिक स्पीशीज़, है ना। कौन कौन सी? एक तो अल्फ़ा हीमोलिटिक, बीटा हीमोलिटिक एंड गामा हीमोलिटिक। अब सवाल आता है ये होती क्या क्या है और हीमोलिटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। हीमोलिटिक प्रॉपर्टीज़ एक शब्द है हीमोलिसिस, उससे आया है। हीमोलिसिस क्या होता है? हीम जहाँ पर भी आया ना, तो वहाँ पर आपकी आरबीसीज़ का जिक्र हो रहा है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ऐसे बैक्टीरियाज जो आपकी आरबीसीज़ का ब्रेक डाउन करते हैं, उन्हें रप्चर करते हैं, उन बैक्टीरियाज को हम क्या कहते हैं? हीमोलिटिक बैक्टीरियाज। उनकी प्रॉपर्टीज़ कहेंगे हीमोलिटिक प्रॉपर्टीज़, जो क्या करते हैं आपकी आरबीसीज़ जो हैं, आरबीसीज़ में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है ना, क्या होता है आरबीसीज़ में? हीमोग्लोबिन होता है। इन हीमोग्लोबिन में 4 आपके आयरन के एटम्स होते हैं, जो कि आपका एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाता है। तो इन अल्फ़ा हीमोलिटिक स्पीशीज़ जो होती हैं स्ट्रेप्टोकोकस की, वो क्या करती हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन करती हैं। उसमें उनके अंदर जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन कर देती हैं। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो आयरन है उनका ऑक्सीडेशन कर देती हैं विद इन रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल के अंदर, जो कि एक ग्रीनिश कलर दिखता है हमें ऑन ब्लड अगार। अब ये ब्लड अगार क्या होता है? ब्लड अगार एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक पेट्री डिश या फिर डिस्क में, कोई वॉच ग्लास वगैरह भी हो सकता है, उसमें आप क्या करते हैं? ब्लड लेते हैं थोड़ा और ऐसे बैक्टीरियल स्पीशीज़ को उसमें ग्रो कराते हैं, जो कि आपकी वैसे इन्वायरमेंट में ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। उसमें उसकी ग्रोथ कराई जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड अगार बोलते हैं। ब्लड अगार में आपका ग्रीनिश कलर गिव करती हैं, देती हैं ग्रीनिश कलर की अपीयरेंस देती हैं। कौन? अल्फ़ा हीमोलिटिक स्पीशीज़ ब्लड अगार में ग्रीन कलर की अपीयरेंस देती है, ठीक हो गया। और ये अल्फ़ा हीमोलिटिक स्पीशीज़ जो है ये आपका इनकम्प्लीट हीमोलिसिस करती हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, इसका पूरा चार्ट है मेरे पास। तो अल्फ़ा हीमोलिसिस जो स्पीशीज़ जो होती हैं वो इनकम्प्लीट हीमोलिसिस करती हैं, जबकि बीटा हीमोलिटिक स्पीशीज़ जो है कंप्लीट रप्चर करती हैं आरबीसीज़ को। जबकि आपकी बीटा हीमोलिटिक स्पीशीज़ जो है वो कॉज करती हैं कंप्लीट रप्चर ऑफ आरबीसीज़, पूरी तरह से आपका तोड़ देती हैं आरबीसीज़ को। बीटा हीमोलिटिक स्पीशीज़ जो कि बहुत ही वाइड एरियाज़ में क्लियरली आपको दिखाई देती हैं, जो कि ब्लड सेल के आसपास बैक्टीरियल कॉलोनी बन जाती है, वो आपको पूरी वाइड एरिया में आपको दिखाई देती है क्लियरली। एक होती है गामा हीमोलिटिक स्पीशीज़, जो कि कोई हीमोलिसिस नहीं करती है, नो हीमोलिसिस, कोई हीमोलिसिस वो नहीं करती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गामा हीमोलिटिक स्पीशीज़ जो हैं वो भी अल्फ़ा और बीटा की तरह ही हीमोलिसिस करती हैं, पर मोस्टली केसेस में गामा हीमोलिटिक स्पीशीज़ जो है वो हीमोलिसिस नहीं करती हैं। देन आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसमें से कोई क्वेरीज वगैरह रह जाती हैं
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ के सबके जवाब सुनता हूँ, सबके क्वेश्चंस में देखता हूँ और उनकी जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ। डन। फर्दर देखते हैं इसमें बीटा हेमोलिस्टिक स्ट्रेप्टोकोकाई को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं लेंसफील्ड ग्रुपिंग के हिसाब से। लेंसफील्ड ग्रुपिंग क्या होता है? एक सीरोटाइप क्लासिफिकेशन होता है। सीरोटाइप क्लासिफिकेशन क्या होता है? आप सीरोटाइप क्लासिफिकेशन ऐसा क्लासिफिकेशन है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, वरना आपको समझ में नहीं आएगा ये। सीरोटाइप क्लासिफिकेशन एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें हम बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर, उसकी सेल वॉल के ऊपर लगे हुए कार्बोहाइड्रेट, स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट से हम उसे क्लासीफाई करते हैं, उसे हम क्लासीफाई करते हैं। क्या बोला मैंने बोला बैक्टीरिया के ऊपर जो सेल वॉल होती है उस पर लगे हुए कार्बोहाइड्रेट्स अलग अलग होते हैं, उसके मुताबिक आप उसे क्या करते हो? क्लासीफाई करते हो। वो क्या होती है? आपकी सीरोटाइप क्लासिफिकेशन है। और सीरोटाइप क्लासिफिकेशन कौन सी ग्रुपिंग में आती है? लेंसफील्ड ग्रुपिंग में। लेंसफील्ड ग्रुपिंग किस में आती है? सीरोटाइप क्लासिफिकेशन में आती है। हम अभी तक जितने भी सीरोटाइप्स हैं, 21 सीरोटाइप्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिन्हें हम लेंसफील्ड ग्रुप ए से लेके डब्ल्यू तक नेम देते हैं। मतलब ए से लेके डब्ल्यू तक, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसे करके डब्ल्यू तक ये 21 आपकी सीरोटाइप्स हैं जो कि डिस्क्राइब हो चुकी हैं अभी तक, आई और जे को छोड़ करके। आई और जे को छोड़ करके आपकी 21 डिस्क्राइब सीरोटाइप हैं जो कि लेंसफील्ड ग्रुप ए से लेके डब्ल्यू तक हैं। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? रेबेका लेंसफील्ड ने दिया था। साइंटिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं रेबेका लेंसफील्ड ने, जो कि एक साइंटिस्ट हैं। कौन है? जो एक साइंटिस्ट हैं, कहाँ? रॉक टेलर यूनिवर्सिटी में। कहाँ? रॉक टेलर यूनिवर्सिटी। ठीक है देन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब हम मेडिकल सेटिंग में ये मानते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स जो हैं अल्फा हेमोलिटिक के, वो कौन से हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस ग्रुप वाले आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेडिकल सेटिंग में ये माना जाता है आपके जो अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन से हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस के। और जो बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है उन मेडिकल सेटिंग में उन्हें ये माना जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स कौन से हैं? लेंसफील्ड आपके ए एंड बी। हमने बोला था ना, बीटा आपकी हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई को हम लेंसफील्ड ग्रुपिंग में क्लासीफाई करते हैं, जो कि लेंसफील्ड ग्रुप ए और लेंसफील्ड ग्रुप बी वाले हैं, जिन्हें हम ग्रुप ए स्ट्रेप और ग्रुप बी स्ट्रेप भी बोलते हैं, जिसमें आपको पायोजीन्स वगैरह आ जाते हैं। देन आगे चलते हैं। मोस्ट रिलेवेंट स्ट्रेप्टोकोकाई। अब हम एक टेबल देखेंगे, आपको टेबल दिखाएंगे जिसमें से आपके मेडिकल रिलेवेंट स्ट्रेप्टोकोकाई इस टेबल में हमने दिखा रखे हैं। सभी आपके अल्फा हेमोलिटिक नहीं है इसमें, इनमें बीटा वाले भी हैं शामिल, जो कि मेडिकल रिलेवेंट स्ट्रेप्टोकोकाई हैं। देखते हैं। हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, होस्ट क्या है इनका? ह्यूमंस। क्या कॉज करते हैं? फेरेंजाइटिस कॉज करते हैं, सेलुलाइटिस कॉज करते हैं, एरेसिपेलस, फेरेंजाइटिस, फेरेंजीज में इन्फ्लेमेशन होना, सेलुलाइटिस जो सेलुलर लेवल पे इन्फ्लेमेशन हो जाना, और एरेसिपेलस यानी कि रेड पैचेस पड़ जाना। स्ट्रेप्टोकोकस सेलेक्टियाई ह्यूमन होस्ट है, कैटल होस्ट है। नियोनेटल मेनिंजाइटिस और सेप्सिस। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस डिसगैलेक्टियाई ह्यूमन और एनिमल्स होस्ट है इसके। एंडोकार्डाइटिस, बैक्टीरियमिया, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वगैरह वगैरह कॉज करते हैं। या आप याद कर सकते हो और ना याद करो तब भी कोई वो नहीं है। स्ट्रेप्टोकोकस गैरोलाइटिकस ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों ही इनके होस्ट हैं। बाइलियरी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं, बाइलियरी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं, एंडोकार्डाइटिस भी करते हैं।
स्ट्रेप्टोकोकस एंजिनोसस, ह्यूमन और एनिमल दोनों ही इसके होस्ट हैं। सबक्यूटेनियस और ऑर्गन एब्सेसिस। सबक्यूटेनियस मतलब जहाँ से आपके ऑयल वैक्स वगैरह सीक्रेट होते हैं बॉडी में से, जैसे आपकी हो गई टीयर्स ग्लैंड वगैरह हो गई, और आपकी पसीना यहाँ से रिलीज होता है वाली ग्लैंड्स हो गई, उन्हें आपकी इन्फेक्ट करते हैं। मेनिंजाइटिस और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ठीक हो गया। स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विनिस ह्यूमन होस्ट है इसका, एंडोकार्डाइटिस और डेंटल कैरीज। स्ट्रेप्टोकोकस स्विस स्वाइन इसका होस्ट है और मेनिंजाइटिस कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस माइटिस ह्यूमन, एंडोकार्डाइटिस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर ये मैंने आपको सही लगा तो मैंने दिखा दिया। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस ह्यूमन, डेंटल कैरीज। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ह्यूमन न्यूमोनिया। तो ये कॉज करते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं वैसे तो, खैर पर फिर भी मैंने आपको बता दिया। ओके देन चलते हैं आगे। फूल भी डाला हुआ है स्वीट कॉर्न में, फूल किस लिए काम। तो गाइस क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस ऑन द बेसिस ऑफ हेमोलिटिक प्रॉपर्टीज़, ये हम करेंगे कल इसका, जो कि आपको बहुत डीपली मैं कराऊंगा। और आपकी बीटा हेमोलिटिक जो स्पीशीज़ है उसके ऊपर मैं आपको पूरा एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, पूरी लंबी लेक्चर बनेगा 1 घंटे का करीबन। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करिए, और पास वाला बेल आइकन भी ज़रूर दबाई कीजिए। और हाँ, अभी तक इस जो लेक्चर सेकंड है इसमें जितनी भी क्वेरीज़ वगैरह हैं आपकी इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको जवाब दूँगा। ओके देन, जितना हो सके वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ नया सीखें। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 के साथ, जिसमें आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेमोलिटिक प्रॉपर्टीज़। तब तक के लिए टेक केयर और क्यूरियोसिटी बनाए रखिए, और आपकी सारी क्यूरियोसिटी आपकी दूर हो जाएगी लेक्चर नंबर 3 की। दूर तो नहीं होगी, फिर भी कम हो जाएगी थोड़ी, क्यूरियोसिटी कभी दूर नहीं होती है। ओके देन, मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए। दिस सब वाज महमूद ट्रेंडिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।